आज अपन इतिहास से जानने के स्रोत कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3 है, उस पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता की क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, आगे विकास करने के लिए उसको पीछे का जो इतिहास है, इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ था, या सभ्यता है उसका जो विकास है वो कैसे हुआ। यहाँ ये भी समझना जरूरी है सभ्यता क्या होती है। इंसान जंगलों के अंदर जानवरों की तरह रहते थे, अपने बारे में ही सोचते थे। जब से उनमें दूसरे के बारे में सोचने की भावना आई, वहीं से सभ्यता का विकास होता है। वो सभ्य बनना शुरू करते हैं, फिर वो एक जगह स्थायी रह करके और बस्तियां बसाते हैं। धीरे धीरे उनका विकास होता है। तो जो विकास हो रहा है सभ्यता का, उनका ज्ञान है वो इतिहास पढ़ने से ही होता है। इतिहास है हमारा, उसको जानने के अनेक स्रोत हैं। यानी हम इतिहास से जानना चाहते हैं तो किन चीज़ों को या किन ऐसे क्या तत्व हैं, पुरातात्विक ऐसे क्या स्रोत हैं जिनको देख करके हम इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो अनेक हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, व्यक्त किया गया है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत, ये दो भागों में प्रमुख रूप से इनको बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत हैं वो क्या होते हैं, यह समझने वाली बात है। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान या घटना के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी प्राचीन काल के अंदर कोई सभ्यता अस्तित्व में रही है और वो अब नष्ट हो गई है, खुदाई करने पर उसके अवशेष मिले हैं, तो उनको देख करके, उनको समझ करके और हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इन सभी स्रोतों के बारे में एक एक करके इनका संक्षेप में जो अर्थ क्या होता है वो भी समझेंगे और इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत है, उनको हम संक्षेप में इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है अभिलेख। इतिहास को समझना है तो जो प्राचीन स्रोत हैं उनमें अभिलेख महत्वपूर्ण है। अभिलेख होता क्या है, ये यहाँ समझने वाली बात है। ये हमें शिलालेखों, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ लेख। बहुत सारे राजा महाराजा थे जिन्होंने अपने दिग्विजय या अपने अच्छे कार्य हैं या अपने उपदेश हैं, उनको पत्थर पर लिखा करके और कहीं जलाशय के किनारे, कहीं अपने दुर्ग के दीवार के अंदर, कहीं शहर के बाहर राहगीरों को उपदेश देने के लिए वो पत्थर पर कुछ जानकारियाँ लिख करके और वहाँ लगा देते थे। वो शिलालेख हैं, वो सभ्यता नष्ट होने के बाद भी मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सभ्यता है उसके बाद भी वो अभी उसी सभ्यता में हमें नजर आते हैं। जैसे बहुत सारे दुर्ग हैं, उन दुर्गों के अंदर प्रशस्तियाँ हैं, वो लेख शिलालेखों पर लिखी हुई हैं। तो पत्थर की जो पट्टिकाएं हैं उन पर, और पत्थर के बड़े बड़े जो खंड है जिसको अपन बोलते हैं पाषाण शिलाएं, उन पे स्तंभ का मतलब है खंबा, बहुत सारे बरामदे हैं उनमें जो खंबे हैं उन पर भी इस तरह के पत्थर हैं वो लगाए होते हैं। आज भी वर्तमान के अंदर भी लगाते हैं कि जैसे कोई भवन बनता है तो उसका उद्घाटन वगैरह होते हैं, तो फलाना मंत्री, फलाना इस तरह वो मंत्री आया, मुख्यमंत्री आया, विधायक, एमपी, ऐसे वो लगाते हैं कि ये इस सन में बना है और इसका उद्घाटन इसने किया है। तो वैसे भी प्राचीन समय के अंदर भी शिलालेख हैं, वो राजा महाराजा है, वो अपनी इन विजयों, दिग्विजयों के बारे में जानकारी देते थे। भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्र, ताम्र तांबे के पत्थरों पर तांबे की कुछ परत सी बना करके और उस पर खुदाई करके, खुदाई में उत्कीर्ण करके और यह अभिलेख है मिलते हैं।
और उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो इतिहास जानने की पुरातात्विक स्रोत के अंदर पहला अभिलेख जिसका हमने अध्ययन किया। अब अभिलेख है, उनकी उपयोगिता क्या है, ये क्या काम आते हैं। ये अलग अलग भाषाओं में यानी विविध भाषाओं में गद्य और पद्य यानी कविता के रूप में भी हो सकते हैं और लेख के जो निबंध होता है उसके रूप में होते हैं, यानी गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों और उनके अधीन जो सामंत होते थे आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख हैं उनको बोलते हैं प्रशस्ति। ये इतिहास के अंदर बहुत सारी प्रशस्तियां हैं, तो ज़्यादातर ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं प्रशस्ति क्या होती है। यहाँ कक्षा 6 से ही अगर वो सही तरीके से इन शब्दों को समझें तो आगे कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो किसी की प्रशंसा में, जैसे राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार के अंदर चारण वगैरह और बहुत सारे कवि होते थे, तो वो कवि हैं, वो राजा की प्रशंसा के अंदर कुछ अभिलेख लिखवाते थे और राजा खुद भी अपनी प्रशंसा में लेख लिखवा करके लगा सकता, तो वो प्रशस्ति कहलाती थी। तो इन सब से क्या मिलता था, अगर आज का बच्चा अगर अभिलेखों को पढ़ता है तो उस समय की, जिस समय का वो अभिलेख है, तो उस समय की सामाजिक यानी समाज कैसा था, समाज के अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ राजनीति की व्यवस्थाएं कैसी थी, उनके धर्म को मतलब धारण करने योग्य नियमों के विचार कैसे थे, सांस्कृतिक जीवन यानी उनका कल्चर कैसा था, उनका जीवन जीने का ढंग कैसा था, इन सब की जानकारी है वो इन अभिलेखों से मिलती है। और वही आज के जो है वर्तमान की पीढ़ी उनको समझने की ज़रूरत है। तो अभिलेखों की उपयोगिता यही है। अब प्रमुख अभिलेख है, राजस्थान के अंदर बहुत सारे अभिलेख मिले हुए हैं। तो महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं इनका तो जानकारी मिलनी चाहिए। नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। यानी ये अभिलेख है जो कक्षा 6 के बच्चों के लिए इन अभिलेखों के नाम हैं वो याद रखने। बाकी जो बड़ी कक्षाओं वाले हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जो भर्तियां हैं राजस्थान सरकार की, उनके अंदर तैयारी करने वाले, उनको ये अभिलेख कहाँ हैं, ये अभिलेख में के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में भी जानकारी हम कोशिश करेंगे इनके बारे में एक अलग और वीडियो बनाएं। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख है, प्रतिहारों और बिजोलियों, जो बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है, वहाँ के शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने की महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये हमारे जो शिलालेख हैं उनके बारे में जानकारी थी। स्मारक, और राजस्थान की विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। दुर्गों में चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। राजा महाराजा जहाँ रह करके शासन व्यवस्था चलाते थे, जहाँ उनकी सेना रहती थी, उनके कर्मचारी रहते थे, जनता आकर के जहाँ समस्या का निस्तारण करवाती थी, उस स्थान को दुर्ग कहते थे। इसके अलावा भवन भी उस दुर्ग में होते थे और राजप्रासाद यानी जो महल होते थे, सार्वजनिक भवन या स्नानागार या जनसाधारण के घर या विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी ये स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला यानी ये बना देते थे राजा महाराजा, या कोई बड़ा सेठ, धन्ना सेठ होता था वो बनाता था। ये उस समय की स्थापत्य कला मतलब होता है स्थापित करने, कोई भवन बनाने वाली कला, कोई नई चीज़ बना करके और रखते हैं तो उसको स्थापत्य कला बोलते हैं। स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास यानी वो देवी देवताओं की बहुत सारे चित्र हैं उस समय दीवारों पर बना देते थे, जिनको देख करके और धार्मिक विश्वास से उपासना पद्धति जो उनकी होती है भगवान को मानने की, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी वो स्मारक करवाते हैं। मुद्राएं, स्मारक के बाद मुद्राएं आती हैं जिनको देख करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के बारे में कि कौन राजा महाराजा था, कैसे उनके चित्र बनाते थे, कैसे उनकी भाषाएं थी,
कैसा इनको धातु का ज्ञान था, इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्राओं तथा सिक्कों, छापों यानी मोहर एवं प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी होते हैं। आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांभर, ये प्राचीन जो सभ्यताएं हैं जहाँ मनुष्य के ये पता चलता है कि यहाँ मनुष्य रहे थे, तो ये सभ्यता हैं उनके सुखानिया मान लो और सभ्यता है, उनके उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से वहाँ के क्षत्रप कौन थे, वहाँ के राजा महाराजा कौन थे, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, उनकी सीमा के बारे में जो जानकारी है वो इनसे मिलती है। बच्चों को गतिविधियाँ यह करनी है कि अपनी कक्षा के अंदर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं उनको एकत्रित कराने का कार्य करावें। जैसे घर में जाएंगे दादाजी उनके पास पुराने पैसे रुपए मिल जाएंगे, तो वो एक एक करके सब बच्चे लेके आएंगे, फिर अपने वापस ले जाएंगे, कक्षा में एक प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं उनको। ये तो ये गतिविधियाँ हैं। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन, जब पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जो प्राचीन स्रोत हैं, उन उत्खनन से यानी खुदाई से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण यानी चित्र बने हुए मिलेंगे, बर्तनों पर खम्भों पर खुदाई की हुई मिलेगी, किवाड़ों पर व ग्वाक्स यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से खुदाई में या उत्खनन में प्राप्त मर्दभांड बर्तन वगैरह मिट्टी के बर्तन हैं, मर्दभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल, उनकी कारीगरी, उनको हम समझ सकते हैं। गणेश्वर जो नीम का थाना शिकर है उससे कोटपुतली की तरफ जाती है, तो एक सभ्यता आती है गणेश्वर सभ्यता, उसकी ताम्र संस्कृति है, उसे जोधपुरा, जयपुर, नूह, भरतपुर, उनसे भी जो सभ्यताएं हैं उनमें प्राप्त काले व लाल मर्दभांड, आहड़ व गिलुंड, आहड़ उदयपुर और गिलुंड राजसमंद है, ये सभ्यताएं हैं प्राचीन, उसे प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। जो समझने वाली बात है, बर्तन और जो कलाकृतियाँ उस समय की अगर कोई सभ्यता थी वो समाप्त हो गई, तो वहाँ अगर खुदाई करते हैं तो उसमें बर्तन और कलाकृतियाँ मिलती हैं, उनसे भी उस समय की जानकारी हैं वो हमें मिलती हैं। अगला है ताम्रपत्र। यह एक ताम्र की पट्टिका है, उसका चित्र भी दिया हुआ है जिसपे महाराजा के कुछ जो आदेश वगैरह हैं या क्या है ये अभी इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खुदे गए जो लेख हैं उनको ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक के काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि का प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। शिलालेख की तरह ही वो पत्थर पे होता है, ये तांबे पे होता है, तो ताम्रपत्र है, तांबे पे होता है तब। अब अगली गतिविधि आई है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों से पुरातात्विक जो उत्खनन स्थलों के चित्रों का एल्बम बनवाइए। जैसे राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में क्या क्या मिला है उत्खनन के अंदर, उन सब जानकारियों को अगर किताब से संकलन करेंगे या इंटरनेट से संकलन करके उन बच्चों को अगर बताया जाए तो और अपने को अच्छी तरीके से ज्ञान मिल सकता है। अब अगला है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत अपना हो गया, जिसमें अपने अभिलेख है, स्मारक है, कलाकृतियाँ हैं, मुद्राएं हैं, ताम्रपत्र हैं, ये सब पुरातात्विक अवशेष हैं, उनमें आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, जिसका दूसरा भाग है कि इतिहास जानने का, वो साहित्यिक स्रोत है। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ वैसे वैसे साहित्य का सृजन है वो भी हुआ। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता से मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण,
रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। इनको पढ़ करके हमें उस समय के बहुत सारी जानकारी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं प्राचीन इतिहास की। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जानक कृत पृथ्वीराज विजय, ये अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और उनके दरबार में जानक है। ये किताब महत्वपूर्ण है, इनको विशेष तौर से जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो ध्यान में रखें। जानक ने किताब लिखी पृथ्वीराज विजय। उस महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है जो अजमेर में राजकाज करते थे और उनका शासन दिल्ली तक भी था। नयनचंद्र सूरी, ये भी इसने किताब लिखी अमीर महाकाव्य। नयनचंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य, उससे चौहानों के इतिहास के साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी जो चौहान वंश हैं दो, एक अजमेर का और एक रणथंबोर का, इन दोनों के दो महत्वपूर्ण जो कवि हैं राजवंशों के, एक पृथ्वीराज चौहान के जनक जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी, एक नयनचंद्र सूरी जिसने हमीर महाकाव्य, यह हमीर के दरबार में था। तो राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ये वो किताबें हैं जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर बहुत बार पूछी जाती हैं। हर एग्जाम के अंदर इन किताबों में से यही मोस्ट किताबें हैं जिनमें से प्रश्न उठाए जाते हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो बड़ी बड़ी गाइडें लाते हैं, उसमें ये बुकें भी होती हैं, उनके साथ अन्य और भी होती हैं। तो अन्य जहाँ कचरा और मिलाया होता है तो उसमें जो महत्वपूर्ण मोस्ट जो बुक होती हैं वो अपन पढ़ते जरूर ना, पर याद नहीं हो पाती हैं वो ज़्यादा सबके साथ में। तो ये ज़रूर याद रखें। ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन श्री ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में हमें सहायता मिलती है। फारसी उर्दू के जो ग्रंथ हैं, जो तवारीख हैं, उनसे भी हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। उनका भी अध्ययन साहित्य के अंतर्गत अच्छा रहता है करने के लिए। कर्नल जेम्स टोड जो अंग्रेज आए थे, जो कर्नल जेम्स टोड कृत, ये महत्वपूर्ण किताबें हैं सभी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये कर्नल जेम्स टोड की किताबें हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती हैं बार बार, तो ये किताबें ध्यान रखें। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इनमें ये बुकें पूछी गई थी। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर किताब लिखी गई थी। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वरनाथ रेवु कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ हैं, वो सब उल्लेखनीय हैं। ये किताबें हैं जो महत्वपूर्ण किताबें हैं राजस्थान के इतिहास को जानने की। इन किताबों का ज्ञान है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से एक भी ऐसी किताब नहीं हो जो आपको याद नहीं हो। कर्नल जेम्स टोड हो, चाहे महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो, कविराज श्यामलदास हो, इन सब के बारे में जानकारियाँ हैं वो हमने आपको देने की कोशिश की है। अब हम कुछ शब्द आए इसमें उस पर उनकी पर चर्चा करते हैं। अभिलेख, ताम्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख है उसको अभिलेख कहते हैं। उत्खनन एक शब्द आया था जिसका अर्थ होता है खुदाई। मर्दभांड मिट्टी के बर्तन। अब कुछ प्रश्न है। वंश भास्कर के लेखक, ये भी चर्चा की थी अपनी की फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी एग्जाम में आया था, ये सूर्यमल मिश्रण। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में उत्कीर्ण, रावल समर सिंह का जो चीरवा का जो अभिलेख है उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। राजस्थान के किन 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखे, तो बहुत सारे दुर्गों की अपन ने चर्चा की थी। उदयपुर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जालौर का दुर्ग है, सिरोही का दुर्ग है, बीकानेर का, जूनागढ़ है, ऐसे जैसलमेर का दुर्ग है। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, यानी वे स्रोत जो प्राचीन सभ्यताओं के खुदाई से हमें मिलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत। इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझाइए, ऐसा प्रश्न है। तो इतिहास लिखते हैं उस समय मुद्रा है, उन पर मुद्राओं पर जैसे सन है, संवत है,
नाप तोल है, चित्रकारी है, उनकी लिपि है, ये सब समझने में हमें जानकारी मिलती है। तो ये एक प्रकार से इतिहास लेखन में बहुत सारा योगदान देते हैं। ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इनसे क्या जानकारी मिलती है, ये अपने पीछे वीडियो में अच्छे तरीके से इन पर चर्चा की है। इन्हें ताम्र पर लिखा हुआ लेख ताम्रपत्र कहलाता है। और इन पर जो शासक होता है उससे संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, दान से संबंधित उसके आदेश, उसकी आज्ञाएं, उन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनका जानकारी दीजिए। तो ये जो ऊपर अभी हमने जो किताबें पढ़ी हैं वो किताबें प्लस उनके लेखक, उनको अगर लिखोगे तो इनके सभी के उत्तर पूरे हो जाएंगे। एक अध्याय नंबर 3 है वो हमारा पूरा होता है और हम लेते हैं आपसे विदा।